नमस्कार दोस्तों, जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमावत और आज मैं बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से मैंने रीट एग्ज़ाम 2021 लेवल 1 में 150 में से 142 मार्क्स प्राप्त किए। देखिए, बढ़ते हैं मेरी स्ट्रेटेजी की तरफ और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए आपकी। देखिए, मैंने अपनी एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी को 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला है सिलेबस, सिलेबस को समझना। दूसरा है बुक लिस्ट की कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी। तीसरा है कि हाउ डिड आई मेक माई नोट्स, किस प्रकार से मैंने अपने नोट्स तैयार किए। चौथा है कोचिंग करे या नहीं करे, सेल्फ स्टडी करे। पांचवा है लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंतिम माह में अपनी एग्ज़ाम के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, काफ़ी मैटर करता है ये। देखिए, पहला सिलेबस को समझना। सिलेबस को समझे तो हम जानते हैं कि रीट लेवल 1 में 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। साइकोलॉजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 2 हो गई है। फिर है मैथ और फिर है अंत में ईवीएस। तो ये पांचों सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट के 30 प्रश्न आएंगे। तो टोटल कितने प्रश्न हो गए? 150, और हर प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि कुल 150 अंक का है रीट लेवल 1 का एग्ज़ाम। देखिए, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो है, इनमें 15-15 प्रश्नों के भाषा की शिक्षण विधि आती है। और हिंदी और संस्कृत दोनों की शिक्षण विधियाँ जो है लगभग सेम है, ठीक है। 19-20 का अंतर है, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अगर आप हिंदी या संस्कृत दोनों में से किसी एक की भी करते हैं तो दूसरे की ऑटोमेटिकली हो जाती है। हालांकि करनी पड़ेगी दूसरे की भी, लेकिन जल्दी होगी, ठीक है। देखिए, अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि बुक लिस्ट। मैंने कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ी। सबसे पहले बुक हमें चाहिए गाइड। मैंने प्रेफर की लक्ष्य, लक्ष्य पब्लिकेशन की गाइड ली मैंने। दो गाइड आती है जिसमें दो सारे पांचों सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। देखिए, फिर अब मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट वाइज मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी। साइकोलॉजी के लिए मैंने पढ़ी सबसे पहले फर्स्ट रैंक बुक। साइकोलॉजी की मैंने शुरुआत ही जो है फर्स्ट रैंक की किताब से की थी। फर्स्ट रैंक की किताब से करने का कारण क्या है? फर्स्ट रैंक की लैंग्वेज बहुत ईजी है। दूसरी, उसमें बहुत ज़्यादा डायग्राम्स है, चित्र है, ताकि हमें इंटरेस्ट आए, ठीक है, हमें समझ में आए। जो तीसरा क्या है कि फर्स्ट रैंक की किताब में जो है कलर प्रिंटिंग है, ठीक है, कलर पेजेज है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है फर्स्ट रैंक की किताब का। तो शुरुआत अगर हमें साइकोलॉजी से करनी है, साइकोलॉजी करनी है, तो फर्स्ट रैंक की बुक रिकमेंड करूँगा मैं। फिर मैंने पढ़ा वंदना जादौन मैडम की किताब को। वंदना जादौन मैडम की किताब जो है छोटी सी है, मैटर उसमें है लेकिन इतना सफिशियंट नहीं है, ठीक है। तीसरे, फिर मैंने पढ़ी धीर सिंह धाबाई की किताब। काफ़ी अच्छी किताब है धीर सिंह धाबाई की किताब, लेकिन आप एकदम से पहली बारी में धीर सिंह धाबाई की किताब पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि यार इसमें तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है। डिटेल में है एक्चुअल में, लेकिन वो आपको समझ में तब आएगा जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पढ़िए फर्स्ट रैंक की बुक और वंदना जादौन मैडम की बुक, ठीक है। इनको पढ़ने के बाद आप धीर सिंह धाबाई की किताब को पढ़िए, और धीर सिंह धाबाई की किताब को पढ़ने के बाद आपका साइकोलॉजी इतना अच्छा हो जाएगा, इतनी अच्छी हो जाएगी, पूछी मत। फिर मैंने पढ़ी एनसीईआरटी की बुक्स, 11वीं और 12वीं की। ये मैंने एनसीईआरटी की वेबसाइट से मंगवाई थी किताबें। इन साइकोलॉजी की बुक्स में मैंने वो टॉपिक्स पढ़े केवल जो अपने साइकोलॉजी के सिलेबस में है, ठीक है। और पूरी किताबें नहीं पढ़ी, केवल वो टॉपिक्स पढ़े। जैसे बाल विकास 11वीं-12वीं किताब में था, बुद्धि, अधिगम, अभिप्रेरणा, चिंतन, तो ये सब तर्क, तो ये चीज़ें जो है 11वीं-12वीं की किताबों में पाठ के नाम ही दिए हुए थे। तो इनको मैंने अच्छे से 11वीं-12वीं किताब में से पढ़ा और इनके नोट्स भी बनाए, ठीक है। और नोट्स जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 पेजेस में आ गए थे टोटल नोट्स 11वीं-12वीं के। फिर मैंने साइकोलॉजी के लिए सबसे अच्छी मेरी रही मटेरियल रहा V2 क्लासेस के नोट्स। V2 क्लासेस जो ऐप है उनमें वंदना जादौन मैडम ने पढ़ाया है साइकोलॉजी, और उन्होंने जो नोट्स दिए हैं, इतने गजब के नोट्स है साइकोलॉजी के कि क्या ही बोले। तो मैंने नोट्स उन्हीं के पढ़े वंदना जादौन मैडम के साइकोलॉजी के लिए। और लास्ट में ऐसा टाइम आया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था
क्योंकि मैं फर्स्ट रैंक पढ़ चुका था बहुत बढ़िया तरीके से। वंदना जादव मैडम की किताब पढ़ चुका था, धीर सिंह धाबाई जी की किताब पढ़ चुका था, और एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ ली थी, और इन चारों के नोट्स भी बना लिए थे मैंने, ठीक है, समराइज़ कर लिया था इनको। और उसके बाद मैंने V2 क्लासेज जब मैंने कोर्स परचेज किया था तो मैंने इनके नोट्स देखे मैडम के, इतने गजब लगे मेरे को कि लास्ट में मैंने साइकोलॉजी के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। बाकी की जितनी भी चीज़ें बताई मैंने वो सब मैं पढ़ चुका था, तो मैं बार बार उनको पढ़ता, उससे बढ़िया मेरे को लगा कि साइकोलॉजी के लिए मैं इन नोट्स को पढूं जो वंदना जादव मैडम के हैं, ठीक है। और वो लगभग 200-250 पेजेस के नोट्स थे। हालांकि 200-250 पेजेस सुनने में बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन वो उनके फ़ॉन्ट साइज ज़्यादा थे तो मटेरियल ज़्यादा नहीं था, लेकिन इतने गजब के नोट्स थे, तो मैंने उन्हीं को पढ़ा बार बार। फिर लैंग्वेज वन में मैं हिंदी रखी मैंने, तो हिंदी के लिए मैंने पढ़ी लक्ष्य की गाइड, केवल और केवल लक्ष्य की गाइड को पढ़ा मैंने लैंग्वेज वन हिंदी के लिए। और व्याकरण के लिए मैंने पढ़ा नवीन हिंदी व्याकरण, 9वीं से लेके 12वीं तक। 9वीं से लेके 12वीं तक की जो नवीन हिंदी व्याकरण है, इसको पढ़ने का रीज़न है कि इसमें जो चीज़ें दी गई है वो ऑथेंटिक है। पहली चीज़ कि वो ऑथेंटिक है। अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इसमें कोई अलग दे रखा है तो इसके आधार पे हम इसको रिट लगा सकते हैं कोर्ट में कि हाँ ये चीज़ है, यानी ये ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट की है ये। तो नवीन हिंदी व्याकरण पढ़ी मैंने 9वीं से 12वीं तक की। दूसरा रीज़न, मैंने जब पहले के क्वेश्चंस देखे तो मैंने देखा कि नवीन हिंदी व्याकरण से एज इट इज़ उठा के पूछे हुए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो एक ही रीज़न ये भी था। और जब मैंने इनको पढ़ा तो मुझे वाकई में लगा कि काफ़ी सफिशिएंट मैटर है इसमें। तो लक्ष्य की गाइड और नवीन हिंदी व्याकरण। अब आप सोच रहे होंगे कि केवल लक्ष्य की गाइड पढ़ी, लेकिन इतनी बार पढ़ दी मैंने लक्ष्य की गाइड हिंदी की और नवीन हिंदी व्याकरण कि जब मैं एक चीज़ बताऊं कि जब मैं मुहावरे, लोकोक्ति मुहावरे जो है, पहला मुहावरा जो है, अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं पहले से लेके अंत तक के मुहावरों के अर्थ बता देता था बिना कहीं अटके, ठीक है। मतलब इतनी बार पढ़ ली थी मैंने, हद से ज़्यादा। फिर है लैंग्वेज टू के लिए मैंने लक्ष्य की गाइड पढ़ी संस्कृत के लिए, और साफल्यम की दी बेस्ट बुक है संस्कृत के लिए, साफल्यम, ठीक है, साफल्यम की किताब पढ़ी। और लैंग्वेज टू में जो संस्कृत की जो शिक्षण विधियाँ है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है साफल्यम के टीचिंग मेथड्स। इतने गजब दे रखे हैं लोकेश कुमार जी सर ने, मतलब गजब दे रखे हैं। मैंने इनको बार बार पढ़ा, ठीक है। मेरी भाषा शिक्षण विधियों को जो है प्रिपेयर करने में साफल्यम का काफ़ी योगदान है, ठीक है। फिर हम मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ठीक है। वैसे संस्कृत से हूँ मैं, लेकिन मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैथ के लिए मैंने पढ़ी 2 ही चीज़ें पढ़ी, हालांकि और भी चीज़ें कर रखी थी मैंने। लक्ष्य की गाइड के हर प्रश्न को मैंने अच्छे से सोल्व किया। और मेरी एक टेक्निक थी कि मैं कोई जो है फॉर्मूला वगैरह याद नहीं रखता था, और असेंशियल फार्मूला थे जिनके बिना हो ही नहीं सकता था, केवल उन्हीं को याद करता था। और वो फॉर्मूले थे लगभग 2 या 3 पेज में आ गए थे। बाकी मैंने कोई रूल वगैरह नहीं देखे, केवल उनको हल किया अपने हिसाब से। और अगर वो जो प्रश्न अगर ज़्यादा टाइम में भी टाइम टेकिंग हो रहा है प्रश्न को सोल्व करना, तो भी मैं अपने हिसाब से करता था उसको, बजाय कि मैं कोई शॉर्ट ट्रिक देखूं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक कितनी की याद करे यार। तो मैं अपने हिसाब से ही करता था। और लास्ट टाइम में तो मैंने इतनी गजब की स्पीड बना ली थी मैथ में कि अपने खुद के तरीकों के बल पे, ठीक है। ये फ़र्क होता है अपने खुद के तरीके पे और दूसरे शॉर्ट ट्रिक के को न देख के। फिर मैंने पढ़ी मैथ के लिए रामनिवास माथुरिया की किताब, रीड के लिए आती है। और रामनिवास माथुरिया सर की किताब एक और आती है, छोटी सी आती है, रेड कलर की, लगभग 90 से 100 रुपये तक की आती है वो भी मैंने निकाल रखी थी। और रामनिवास माथुरिया सर की जो रीड के लिए स्पेशल किताब आती है उससे प्लस लक्ष्य की गाइड में जो मैथ है, इन दोनों को मैंने इतने प्रश्न निकाले, बार बार निकाले, ठीक है। फिर है ईवीएस के लिए मैं केवल और केवल लक्ष्य की गाइड प्रेफर करता हूँ, क्योंकि लक्ष्य में मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। क्योंकि लक्ष्य में इतना अच्छे से दे रखा है ईवीएस का मैटर। और अगर आप ईवीएस का मैटर और जगह से देखोगे तो आप जो है खुद कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि लक्ष्य में इतना डिटेल से दे रखा है कि अगर आप उसी को पढ़ लो तो भी सफिशिएंट है।
फिर देखिए कि ये हो गई बुक लिस्ट की कौन कौन सी किताबें पढ़ी। अब देखिए कि किस प्रकार से नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से मैंने बनाए नोट्स। देखिए नोट्स को बनाने के लिए देखिए कुछ पॉइंट्स मैं फॉलो करता हूँ, फॉलो किए मैंने। सबसे पहले बुक्स को अच्छे से पढ़ा और साथ ही जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लगे उनको हाईलाइट भी किया मैंने। ठीक है, पहला स्टेज है ये कि बुक्स मैंने स्टार्ट की तो उसको मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, प्लस जो अच्छी चीज़ लगी उसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। ओबियसली सब करते हैं ये चीज़। फिर उन हाईलाइटेड तथ्यों को अपनी नोटबुक में लिखना है। अब हम उन चीज़ों को हाईलाइट क्यों करते हैं, क्योंकि बाद में हम उनको पढ़ सकें, हमें ढूंढना न पड़े, उन हाईलाइटेड चीज़ों को ही पढ़ लें हम डायरेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ कि उन हाईलाइटेड चीज़ों को अपनी जो नोट्स बना रहा हूँ उस नोटबुक में लिख लेता हूँ। तो मुझे दोबारा उन हाईलाइटेड चीज़ों को पढ़ने के लिए किताब को खोलना नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्ट उसी नोट्स में से पढ़ूंगा। और यही मेरे नोट्स थे केवल, और कुछ नहीं किया मैंने। जो किताबें पढ़ी उनमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट की, ऐसा नहीं कि बहुत कम से कम हाईलाइट कर रहे हैं, इतनी चीज़ें हाईलाइट कर दी कि हाँ अगर कोई टॉपिक है उसको समझना है तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें हाईलाइट कर दी मैंने। ठीक है, और उन सभी हाईलाइट चीज़ों को मैंने अपने नोट्स में लिखा। ठीक है, इंक्लूड किया उनको। नोट्स बनाते समय ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट्स और डायग्राम्स का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, माइंड मैपिंग करेंगे तो चीज़ें कम शब्दों में एक्सप्लेन हो जाती है और वो हमें अच्छे से याद होती है। फिर टू द पॉइंट पढ़े, अर्थात सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना चाहिए अपने को। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हैं। इस प्रकार सभी टॉपिक्स के नोट्स बनाए मैंने और अपने बनाए गए नोट्स को बार बार पढ़ा मैंने। ठीक है, मैंने जो है ईवीएस का मैं बताऊं तो ईवीएस के हर जो ईवीएस के लिए मैंने लक्ष्य की गाइड पढ़ी थी, तो ईवीएस के प्रत्येक टॉपिक के लिए मैंने एक पेज, कम से कम एक पेज, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 पेजेस भी बनाए मैंने हर टॉपिक के अनुसार। तो हर टॉपिक के अनुसार कम से कम एक पेज पे नोट्स बनाए। और नोट्स कौन से, वही चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की थी, और हाईलाइट ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास किया मैंने। कोई ऐसा फैक्ट न बचे जो मैं हाईलाइट करने से चूक गया, क्योंकि वो चीज़ें ही मैं नोट्स में लिख रहा हूँ तो मुझे उन चीज़ों को पढ़ने के लिए वापस किताब खोलनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये था मेरे नोट्स बनाने का तरीका। और मैंने नोट्स जो बनाए वो मैंने सारे के सारे नोट्स जो है अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रखे हैं। gkpathshala.com वेबसाइट है, आप चाहे तो आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं। हालांकि मैं 2-3 एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसी स्लाइड में। देखिए ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये भाषाई कौशलों की इमेज है। इस इमेज के अंदर मैंने चारों के चारों भाषाई कौशल LSRW इन चारों के शिक्षण वीडियो को समेट दिया है। देखिए कैसे 4 भाषाई कौशल होते हैं: श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। श्रवण कौशल जो है इसकी कोई शिक्षण विधियाँ नहीं है, भाषण कौशल की भी शिक्षण विधियाँ नहीं है। शिक्षण विधियाँ है किसकी, पठन कौशल की और लेखन कौशल की। तो पठन कौशल की शिक्षण विधियों को मैंने जो है पठन को 2 प्रकार में बांटा। ये मैं बता रहा हूँ ये साफल्य में है दिए हुए, लेकिन इनको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना बड़ी बात होती है। किताबों में हर चीज़ है, लेकिन सेम ऐसा का ऐसा जो साफल्यम की किताब है उसमें दे रखा है। ठीक है, लेकिन ये वो चीज़ अलग रहेगी कि आप किताब में से पढ़ो बार बार, लेकिन अगर आप उसी को अपनी हैंड राइटिंग में कम स्पेस में लिखते हो, ठीक है, छोटे छोटे अक्षरों में, या कोई भी टेक्निक अपनाओ, आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हो कम स्पेस में, कम जगह में, तो वो आप इतने अच्छे तरह से याद रहेगा आपको कि आप एग्ज़ाम में उसको भूल नहीं पाओगे। तो पठन कौशल, पठन को 2 पार्ट्स में बांटा: सस्वर पठन, मौन पठन। सस्वर पठन के जो है प्रकार कौन कौन से हैं, मौन पठन के प्रकार कौन कौन से हैं, फिर इसकी शिक्षण विधियाँ: अक्षरबोध, पद पद्धति, वाक्य पद्धति। ठीक है, और वाक्य पद्धति है, फिर कथा पद्धति है। इनके बारे में जो जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने इनके नीचे लिख दी। ठीक है, जैसे पद पद्धति है, इसमें चित्रों के द्वारा शब्द का ज्ञान दिया जाता है। जैसे एप्पल बताना है तो एप्पल का चित्र बताएंगे। ठीक है, और बाद में कहेंगे एप्पल। फिर इसको देखो और पढ़ो विधि बोलते हैं, यानी कि मेन चीज़ें लिखना। इसमें मैंने कोई ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन वही एक्सप्लेन किया जो मुझे चाहिए।
फिर है लेखन कौशल की विधियाँ, दृष्ट लेखन है, जैक्टोटी विधि बोलते हैं इसको। फिर है श्रुत लेखन है, सुलेख है, अक्षर स्वरूपानुकरण, मोंटेसरी विधि। ये एक जगह लिख दिया, यानी कि LSRW की सारी शिक्षण विधियाँ एक पेज में आ गई। एक और उदाहरण देख लीजिए आप कि ये देखिए कि विधायिका को जो है मैंने एक पूरे पेज में, मतलब मेरा नोट्स बनाने का यही है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना एक टॉपिक को मैं एक पेज में समेटने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये विधायिका है, विधायिका को मैंने केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका में बांटा। ठीक है, हर किताब में दिया हुआ होती है ये चीज़ें, लेकिन मैंने इनको डायग्राम के अकॉर्डिंग बांटा और एक पेज में समेटने का प्रयास किया। केंद्रीय विधायिका, राज्य विधायिका, तो केंद्रीय विधायिका को मैंने एक पेज में रखा। ठीक है, केंद्रीय विधायिका को संसद बोलते हैं। संसद के 3 पार्ट्स हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा के लिए जितने भी पॉइंट्स हैं, जो हमें फैक्ट्स हैं जो याद रखने चाहिए, वो सब मैंने लिख दिए। फिर कॉलम बनाया दूसरा, राज्यसभा के लिए जितने भी फैक्ट्स हैं उनको लिख दिया। तीसरा कॉलम में राष्ट्रपति के लिए जितने भी फैक्ट्स हैं वो लिख दिए। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पेज है उसमें मैंने राज्य विधायिका यानी कि विधानमंडल के बारे में कंप्लीट जानकारी रख दी। ठीक है, देखिए विधानमंडल है, ये राज्य स्तर पर होता है। इसमें मैंने विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, इन चीज़ों के बारे में 3 कॉलम बनाए और इन तीनों में इनके बारे में सारी चीज़ें रख दी। अब मैं क्या करता था कि मैंने ये लिख दी। अब जैसे ही मेरे को बाद में कभी विधान परिषद के बारे में कोई नया फैक्ट पता चला, कोई दूसरी किताब पढ़ी मैंने, उसमें विधान परिषद के बारे में कोई नया फैक्ट पता चला, तो मैं जो है उस फैक्ट को इसी कॉलम में आके जहाँ जगह स्पेस बची हुई है वहीं स्टार करके लिख दूंगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा कि मुझे वो टॉपिक बार बार, वो पॉइंट जो है बार बार अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मेरी इस पेज की बारी आएगी पढ़ने की, मैं उस पॉइंट को इसके साथ ही पढ़ लूँगा। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने बताया कि मैंने किस प्रकार से नोट्स बनाए। चौथा पॉइंट है अपना कि कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें। ठीक है, कोचिंग और सेल्फ। देखिए, कोचिंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो भी अच्छी बात है। मेरे लिए बताऊं तो मैंने वैसे फिजिकली कोई कोचिंग नहीं की मैंने, और मैं कोचिंग करने की इच्छा भी नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मुझे बाहर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, घर पे रहना चाहता हूँ मैं। तो कोचिंग जो है मैंने ली ऑनलाइन ठीक है, ताकि बाहर ना जाना पड़े। तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली V2 क्लासेज की। और पेंडेमिक था, कोविड का टाइम था, तो पेंडेमिक के टाइम्स लगभग सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन आ गए थे। तो मैंने वंदना जादौन मैडम का मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन था कि मैडम, मेरी दीदी जो है कोचिंग की हुई थी उनसे, तो मुझे बताया था कि काफ़ी अच्छा पढ़ाती है मैडम। तो वंदना जादौन मैडम से पढ़ना चाहता था मैं। तो जैसे ही मैडम ऑनलाइन आई मैंने उसी टाइम ख़रीद लिया, मतलब इनिशियल स्टेज में था ऐप, उसी टाइम मैंने इनका कोर्स परचेज कर लिया था। तो देखिए कि अगर आप चाहें तो कोचिंग कर सकते हैं। वर्तमान में ऑनलाइन कोर्स सबसे अच्छा माध्यम है मेरे जैसे लोगों के लिए जो बाहर जाना नहीं चाहते। ठीक है, तो मैंने भी V2 क्लासेज से ऑनलाइन कोर्स लिया था, वंदना जादौन मैडम का था ये। ठीक है, और मैंने V2 क्लासेज में और कुछ नहीं पढ़ा, मैंने केवल साइकोलॉजी पढ़ी और मैंने इसमें पढ़ा EVS के कुछ टॉपिक्स थे वो पढ़े थे, वो भी साइंस के, और पूरी EVS नहीं, केवल साइंस के। ठीक है, और धीर सिंह धाबाई सर का भी ऑनलाइन कोर्स लिया था मैंने साइकोलॉजी के लिए। वो भी कब लिया था, जब एग्ज़ाम मतलब पोस्टपोन हो रही थी बार बार, तब लगा कि यार अब क्या करें, बार बार पढ़ने से मतलब निराशा हाथ लग रही थी कि यार एग्ज़ाम वापस पोस्टपोन हो गया। तो लगा कि यार थोड़े 1 महीने अपन थोड़ा चिल करेंगे और कुछ नया देखेंगे। तो नया करने के लिए धीर सिंह धाबाई सर की किताब पढ़ी रखी थी, तो मैंने क्या किया, इनका कोर्स परचेज़ किया और इनके वीडियोस देखे। ठीक है, तो कुछ नया पढ़ा मैंने धीर सिंह जी धाबाई से, तो ये मैंने किया। और संस्कृत के लिए संस्कृत साफल्यम का कोर्स लिया मैंने। संस्कृत साफल्यम का कोर्स लिया किसका, केवल टीचिंग मेथड्स का। ठीक है, और व्याकरण के लिए मैंने बताया कि संस्कृत व्याकरण मेरी सब्जेक्ट रही हुई है, वरिष्ठ उपाध्याय से था मैं, तो संस्कृत व्याकरण मेरे सब्जेक्ट ही, तो कोई दिक्कत नहीं थी। और टीचिंग मेथड्स के लिए मैंने साफल्यम की किताब पढ़ी रखी थी, वैसे दी बेस्ट किताब है मैंने बता ही दिया। लेकिन संस्कृत साफल्यम का जो है सर ने नया कोर्स लॉन्च किया था टीचिंग मेथड्स का अपडेटेड, तो वो कोर्स लिया मैंने और काफ़ी अच्छा था। मैंने उसके वीडियोस नहीं देखे,
मैंने उस क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबे लंबे थे, तो वीडियोस मैंने नहीं देखे, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 वीडियो देखे होंगे उसके, उस कोर्स के। तो मैंने उसके जो पीडीएफ थी नोट्स की, साफलिम सर की, लोकेश जी सर की, उस पीडीएफ को प्रिंट आउट करवाया। लगभग 90 से 95 पेज थे उसमें। उस पीडीएफ को प्रिंट आउट करवाया और उस पीडीएफ को पढ़ा बार बार। तो उस पीडीएफ से मैं सही बता रहा हूँ कि इतने क्वेश्चंस मिले संस्कृत में, टीचिंग मेथड्स में। तो ये एक अच्छा रहा मेरे लिए। फिर है कि कोचिंग करो आप, तो जो मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ कि ऑनलाइन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो फिजिकली भी जाके कर सकते हो। और ऑनलाइन जो काफ़ी सस्ते प्राइस में अवेलेबल रहता है। तो कोचिंग करने से क्या फ़ायदा होगा कि हमें उचित मार्गदर्शन मिलेगा, ठीक है, उचित डायरेक्शन मिलेगा अपने को, और स्वाध्याय हमें खुद करना है ही। तो इसी से हमें सफलता मिलेगी, ठीक है। अब देखिए लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कि अंतिम माह में अपनी स्ट्रेटेजी क्या हो। इस अंतिम माह की स्ट्रेटेजी से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अंतिम माह की स्ट्रेटेजी है उससे पहले मैंने किस प्रकार से पढ़ाई की। ये तो बुक लिस्ट वगैरह सब बता दी मैंने, नोट्स कैसे बनाए वगैरह वगैरह। अब उससे लास्ट मंथ से पहले जो है मेरे पढ़ने का शेड्यूल क्या था, देखिए मैं आपको बता दूं कि 2018 में जो है मेरी बीएसटीसी कंप्लीट हुई थी। तो तब से मैं रीट के लिए ही पढ़ रहा था। तो मैं बता दूं कि 2018 में मेरा हो गया था, लेकिन अपेयरिंग में हुआ था, तो हमारे जो रिजल्ट नहीं आया था बीएसटीसी का, तो इस कारण सिलेक्टेड नहीं हुए फाइनली। तो 18 में भी हो गया था, मतलब 18 से पहले भी मैंने रीट की तैयारी की थी, ठीक है। तो 2018 में मेरे आए थे 115 मार्क्स, और उस टाइम कट ऑफ थी 108 ओबीसी की। उस टाइम हो गया था, लेकिन अपेयरिंग में था, और फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाए थे क्योंकि हमारे पास मार्कशीट नहीं थी सेकेंड ईयर की। तो तैयारी तो उस टाइम भी थी, लेकिन 2018 के बाद मैंने रेगुलरिटी रखी रीट की एग्ज़ाम के लिए, कि अपने को रीट की एग्ज़ाम कभी तो आएगी, साल 2 साल आएगी, लेकिन इन्होंने 3 साल ले लिया। पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो 18 से मैंने तैयारी कंटिन्यू रखी और पढ़ता रहा वही चीज़ें। तो मेरे जो है पढ़ने का रूटीन ये था कि शुरू में तो मैंने वही चीज़ें पढ़ी, जैसे मैंने बताया, गाइड पढ़ी, किताबें पढ़ी, ठीक है। और इन सब को पढ़ने के बाद में बेसिक्स तो क्लियर हो ही गए थे, और नई नई किताबें मैंने जोड़ता गया। मैं धीर सिंह धाबाई सर की किताब पढ़ी, ठीक है। वंदना जादव मैडम का जो कोर्स खरीदा था उसमें जो नोट्स थे वंदना मैडम के 200-250 पेजेस के साइकोलॉजी के, वो काफ़ी गजब थे, उनको पढ़ा। तो लास्ट में मैंने ऐसी स्पीड अचीव कर ली थी कि मैं हर दिन एक सब्जेक्ट क्लियर कर लेता था। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि 2 घंटे हिंदी पढ़ो, 2 घंटे संस्कृत पढ़ो, 2 घंटे मैथ पढ़ो। तो मेरे से ऐसा नहीं होता था, कि मैं जो है एक सब्जेक्ट को आज शुरू कर रहा हूँ, तो चाहे मैं उसको कल ही फिनिश क्यों ना करूँ, लेकिन मैं उसी को पढ़ूंगा, और दूसरे सब्जेक्ट मेरे से पढ़ी नहीं जाती थी, ठीक है। तो मैं क्या करता था कि एक सब्जेक्ट को लेके बैठा और उसको एंड करने के बाद ही दूसरे सब्जेक्ट उठाता था। तो मैंने एक ऐसी स्पीड अचीव कर ली थी कि अगर मैं जैसे आज हिंदी कर लिया कंप्लीट मैंने, कल संस्कृत कर लिया मैंने, तीसरे दिन मैंने जो है मैथ की, तो मैथ जो है एक दिन में नहीं होने वाली, पता है अपने को। तो मैथ में 1.5 से 2 दिन लेता था। और फिर जो है मैंने मतलब हर सब्जेक्ट को 1 से 2 दिन में कंप्लीट करने का गोल ले रखा था। तो इस प्रकार से मैंने बार बार रिवीजन किया। सबसे बेस्ट की पॉइंट है, कीवर्ड है इस पूरे वीडियो सेशन का, कि जितना अधिक हो सके उतना अधिक रिवीजन करो, ठीक है। रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा अपने को अर्थ ग्रहण होगा, ठीक। तो लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी देखिए अब, कि अंतिम माह में क्या करना चाहिए अपने को। अंतिम माह में देखें तो अब हमने पढ़ तो लिया, लेकिन एग्ज़ाम कैसे देना है अगर हमें ये नहीं पता तो क्या क्या ही फ़ायदा। तो मैंने जो है लास्ट के मंथ में क्या किया, लास्ट के लगभग 1 से 1.5 महीने पहले मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की, वो बता रहा हूँ। कि एग्ज़ाम का अंतिम माह सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अंतिम समय का भरपूर सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब भरपूर सदुपयोग किस प्रकार से, कि अंतिम माह में केवल अपने बनाए नोट्स को ही पढ़े, किताबों को हाथ ही मत लगाओ।
यानी कि किताबें हमने शुरू में बहुत पढ़ ली, उन किताबों से जो नोट्स बनाए हैं खुद के, उनको पढ़ो बार बार। और उन नोट्स को बार बार पढ़ने से क्या होगा कि आप, मैंने जब अभी बताया कि एक दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना, ये किताब से पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है खुद के हैंड राइटिंग में बनाए गए नोट्स को पढ़ने से। क्यों? क्योंकि नोट्स जो हम बनाएंगे उन वो अपने लिए फेमिलियर है। ठीक है, अगर हमने कोई 100 या 150 पेजेस की नोटबुक भर ली एक सब्जेक्ट से, जैसे वैसे हर सब्जेक्ट के लिए मैंने इतने नहीं बनाए थे, मैंने सबसे ज़्यादा नोट्स बनाए थे एक तो साइकोलॉजी के लिए, कंप्लीट साइकोलॉजी बना रखी थी मैंने। एक मैंने बनाए थे हिंदी और संस्कृत के लिए, कोई नोट्स नहीं बनाए मैंने। क्यों? क्योंकि इनमें जो व्याकरण थी वो तो मुझे वैसे भी अच्छी लगती थी, क्योंकि मेरी व्याकरण मेरी सब्जेक्ट रही हुई है 12th से। ठीक है, 12th में, ग्रेजुएशन में तो संस्कृत व्याकरण मेरी सब्जेक्ट थी, तो ग्रामर से मुझे वैसे भी अच्छी लगती थी। और मैथ मैथ का मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए। मैथ्स के मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 पेजेस बनाए थे। वो भी क्या कि ऐसे ऐसे सूत्र, ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज जिनके जो मतलब असेंशियल थे, इनको तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते थे कि वो केवल उसी फॉर्मूले से हो सकते थे। तो मैंने केवल वो फॉर्मूले याद रखे, याद मतलब लिख के रखे थे। और उन लिखे हुए को बार बार, जैसे जैसे मेरा उस नोटबुक का टाइम आएगा रिवीजन करने का, तो मेरे वो भी आंखों से निकल रहे थे, तो वो भी याद हो ही रहे थे। तो मैंने मैथ के लिए कोई नोट्स नहीं बनाए। हाँ, मैथ की जो टीचिंग मेथड थे उनके लिए बनाए थे, तो वो भी ज़्यादा नहीं थे, 5-7 पेज थे, ज़्यादा कुछ नहीं था। और मैंने नोट्स बनाए साइकोलॉजी के लिए, मैथ के टीचिंग मेथड्स के लिए, और लैंग्वेज के टीचिंग मेथड्स के लिए। लैंग्वेज के टीचिंग मेथड्स के लिए मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, और मतलब बहुत गजब के नोट्स थे, केवल 45 पेजेस में थे, और कंप्लीट टीचिंग मेथड्स आ गए थे उसमें, कंप्लीट। चाहे वो टीचिंग मेथड हो, चाहे वो पेडागोजी हो, कंप्लीट आ गए थे 45 पेजेस में। और फिर मैंने बनाए नोट्स ईवीएस के लिए। ईवीएस के लिए बहुत मेहनत की थी मैंने, काफ़ी लेंथ सिलेबस था ईवीएस का, और उस लेंथ सिलेबस के लिए मैंने इतना गजब प्रिपरेशन की थी मैंने कि काफ़ी बढ़िया रोल रहा है ईवीएस का मेरे मार्क्स में। तो अंतिम माह में नोट्स को ही पढ़े और बार बार पढ़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाए। ये पॉइंट हुआ। फिर है एग्ज़ाम हॉल की रणनीति बनाए और पेपर सोल्व करने के उचित तरीके का चयन करें। अब एग्ज़ाम हॉल में अगर हम बैठें तो हमें जो है नर्वसनेस फील होगी कि यार क्या रहेगा, क्या मैं सही कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो रणनीति बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम हॉल में किस प्रकार से अपने को पेपर सोल्व करना है। उसके लिए क्या करना चाहिए, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सोल्व करने चाहिए। ये मैंने लिखा भी है आगे पॉइंट में। हाँ, कि इस समय हर 2 या 3 दिन बाद एक मॉडल पेपर को हल करें, वह ओमार शीट को भरने का अभ्यास करें, ताकि परीक्षा के समय होने वाली गलतियों से बचा जा सके। यानी कि मैंने जो बताया कि लास्ट का 1 से 1.5 महीना, मेरे केस में 1.5 महीना लिया था मैंने, कि लास्ट का जो 1.5 महीना बचा था मैंने चार्ट बना रखा था। उस चार्ट में मैंने दिन लिख रखे थे, उन दिनों में मैंने कंप्लीट बना रखा था कि इस दिन मतलब हर 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन, हर 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन मैं एक मॉडल पेपर दे रहा था। ठीक है, और बाई चांस किसी कारणवश या खुद के आलस के कारण मैं अगर कोई दिन नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसको मैं अगले दिनों में जल्द शिफ्ट करूँगा, अगले एक दिन छोड़ के एक दिन कर दूंगा चाहे, लेकिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर दिए। मॉडल पेपर सोल्व करने का फ़ायदा क्या हुआ, देखिए। मॉडल पेपर ऐसे नहीं कि मैंने पलंग पे बैठे हैं, बिस्तरों में बैठे हैं और टिक करते जा रहे हैं, ये मॉडल पेपर सोल्व करने का तरीका नहीं हुआ। हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं था। मैं क्या करता था, एग्जैक्ट वैसी ही पोजीशन में बैठता था और उसी टाइमिंग में, ठीक है, जिस टाइम एग्ज़ाम लगना है उसी टाइमिंग में बैठता था मैं। तो और मतलब घड़ी में टाइम देख के कि हाँ, मुझे इसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है अपना पेपर सोल्व करना है। ठीक है, 2.5 घंटे मिल रहे हैं एग्ज़ाम में भी, तो मैं 2.5 घंटे ही अभी ले रहा हूँ मॉडल पेपर सोल्व करने के लिए। और जो मैंने शुरू के जो पेपर सोल्व किए, उनमें जो गलतियाँ रही उनको मैंने दूर करने के लिए नई नई स्ट्रेटेजीज बनाई कि मुझे पहले कौन सा पोर्शन सोल्व करना चाहिए। तो मैंने उनमें देखा कि मुझे जो है पहले जो है सरल चीज़ें सोल्व करनी चाहिए, जो कम टाइम में कर सकूँ मैं। तो मैंने सबसे पहले
पोर्शन शुरू किए उनमें हिंदी, क्योंकि हिंदी को पहले कर सकते थे, फिर संस्कृत। नहीं, मेरे लिए जो है मैंने पहले संस्कृत को सॉल्व किया, क्योंकि संस्कृत अच्छी लगती थी मेरे को। हिंदी भी अच्छी तो सारी लगती थी, लेकिन संस्कृत मैंने पहले किया, उसके बाद मैंने हिंदी को सॉल्व किया, उसके बाद में मैंने जो है साइकोलॉजी को सॉल्व किया, उसके बाद मैंने ईवीएस को, और फिर लास्ट में मैथ को, क्योंकि मैथ में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये मेरा क्रम था सोल्व करने का। और मैथ में जैसे ही मैं मैथ में आया, तो मैथ में भी मैंने सबसे पहले किए मैंने टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चंस, क्योंकि टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन कम टाइम लेते हैं। फिर बाद में किए मैंने जो 15 से 20 प्रश्न बच गए थे मैथ के क्वेश्चंस के सोल्व करने के, उन प्रश्नों में से भी ऐसे प्रश्न किए जो बिल्कुल छोटी छोटी इक्वेशंस के थे, ठीक है, जोड़ भाग गुणा भाग के थे, एलसीएम एचसीएफ के थे, जो बिल्कुल जल्दी से हो रहे थे, ठीक है। तो उनको किए, और लास्ट में जो एक या दो क्वेश्चन ऐसे बच रहे हैं जो नहीं हुए थे, टाइम ले रहे थे, उनको जो मैंने छोड़ दिया था, उनको लास्ट में टाइम जो बच रहा है उसमें भरपूर टाइम दिया मैंने। तो मेरे केस में मैंने जो एग्ज़ाम दी थी उसमें तो मेरा कोई क्वेश्चन था नहीं जो बच गया था, मैंने सारे कर लिए थे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम बच गया था। तो ये रहेगा अपनी स्ट्रेटेजी कि लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर दे, वैसे ही पोजीशन में बैठे, टेबल स्टूल टेबल ले, और टाइम फिक्स टाइम पे ले, कि हाँ मैंने जो है 12 बजे स्टार्ट किया है तो मेरे को 2.5 घंटे लेने हैं, 2:30 बजे मैं उठ जाऊँगा, और लास्ट में उनको मैच कर ले, अपने खुद का जो प्रोग्रेस है उसको मेजर करे। तो ये हमारे लास्ट की स्ट्रेटेजी रहेगी। और यही है बस, एक लास्ट में कोट के साथ ही इसको जो है वीडियो सेशन को मैं कंप्लीट करना चाहूँगा कि हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वही मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। तो स्वयं को इस योग्य बनाइए कि हम टीचर बन पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।